नमस्कार, गुरुकुलम इंदौर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अपनी अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। फाइनल आंसर की जारी करने का यह मतलब है कि अब एमपीपीएससी रिजल्ट की ओर यानी जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसकी ओर एक कदम बढ़ा चुका है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको भी अपनी तैयारी को धार देनी होगी, तैयारी पहली करनी होगी, आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अब बात आती है कि फाइनल आंसर शीट से भी कुछ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ आंसर सही मान लिए गए लेकिन कुछ हमारे अभी भी नहीं माने गए हैं। तो देखिए, अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। अब आपके पास एकमात्र जो सहारा बचता है वो बचता है माननीय न्यायालय का। ठीक है, अब आप वहीं पर जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, वो भी रिजल्ट आने के बाद। अभी आप फिर नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे आज बात करूंगा कि जो प्रश्न बदले हैं, कुछ प्रश्न जो मैंने बताए थे कमेंट्स में, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था कि ऐसा नहीं होगा, हालांकि वही हुआ जो कहा था। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है और अब कितने नंबर पर आपको आगे की तैयारी करनी है, देख लीजिए। फाइनल आंसर की जो है वो जारी, और क्या होगा कट ऑफ, कितने नंबर पर करे तैयारी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल एक प्रश्न था ये जो फॉस्फेटेज परीक्षण का था। इसमें आयोग ने आंसर पहले दिया था मिल्क, क्या दिया था, दूध आयोग का आंसर था। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये दूध के साथ साथ चाय, कॉफी और ज्यादातर जो है वो तरल पदार्थों के लिए होता है। उपरोक्त सभी, ये मैंने ये भी बताया था आपको, एसएससी का लिया हुआ प्रश्न था, तो इसका उत्तर आयोग ने उपरोक्त सभी मान लिया है। तो ये ज्यादातर बच्चों के सही हो गए हैं। निम्नलिखित में से, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा इसलिए पूरा देखें, और मैं ये भी बताऊंगा कि किनके कम हो रहे हैं, किनके ज्यादा हो रहे हैं। किस जलमार्ग का आर्थिक महत्व अधिक है, मैंने पहले ही बताया था स्वेज नहरी माना जाएगा। मलक्का पे लोगों ने आपत्ति लगाई थी, लेकिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, भले ये ट्रेड ज्यादा कर रही हो, ऐसा डब्ल्यूटीओ के आंकड़े आ रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले जापान का जहाज जब स्वेज नहर में फंसा था तो पूरी दुनिया में जो है वो व्यापार बाधित हो गया था, स्पेशली एशिया में। और यहां पर जो है युद्ध नीतिक महत्व भी है इसका। अब यहां पर आप क्वाड की बात कर लो कि क्वाड बनाया गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इसका जो है वो चीन बौखला चुका था उस समय, और पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना था। और एक बात और बता दूं कि उस समय हेडलाइन भी यही बनी थी कि स्वेज नहर में फंसे जहाज के कारण दुनिया का व्यापार बाधित। चलिए, 2 कंप्यूटरों के बीच जो है ये रूटर और गेटवे माने गए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयोग ने कोई भी आंसर दिया हो, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो गेटवे था, तो आयोग ने दोनों आंसर माने हैं। उसके बाद बात आती तुर्रा कलगी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था, चर्चा का विषय भी यही बना था। तुर्रा कलगी देखते ही सभी लोगों ने निमाण लगा दिया था, लेकिन आयोग का आंसर मालवा था। ये मैंने आपको बताया था हिंदी ग्रंथ अकेडमी में था। किसमें था, ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एक पुस्तक में माना गया था मालवा, लेकिन निमाड़ था। ये बुंदेलखंड में भी होता है, ठीक है, राजस्थान में भी एक तुर्रा कलगी होता है, कलगी तुर्रा। तुर्रा कलगी में भी लोग कुछ कंफ्यूज हो गए थे। बघेलखंड को छोड़कर इसके 3 उत्तर माने गए हैं। हालांकि मेरे पास ऐसा भी एक उदाहरण है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो बघेलखंड टिक करके आए थे, मतलब 3 उत्तर के बाद भी उनका उत्तर गलत है। दुखी है थोड़े से, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं। पारा शासन अधिनियम पहले ही कहा था कि अखिल भारतीय संघ है। ये तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी अगर आयोग मान रहा है तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में यही लिखा हुआ था और सभी बुक्स में ये था। हालांकि इंग्लिश के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, अखिल भारतीय संघ मान लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, ये पहले ही मैंने बताया था 5वीं बैठक में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद 11 को जो बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। 13 को जो बैठक हुई, ये 9 को थी, 13 को जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था। लेकिन हम ये भूल गए कि 9 के बाद 10 को भी बैठक हुई थी, 11 के बाद 12 को भी बैठक हुई थी। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बैठक ही इसका आंसर होगा, पहले ही क्लियर था। उसके बाद है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत, ये मैंने पहले ही बता दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आंसर रहेगा। ये तो सहयोगी थे, और इसमें मैंने आपको उदाहरण लेके बताया था कि आप अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं और आपके मंत्री द्वारा किसी विभाग का गठन हो गया है और मंत्री उस विभाग के हेड हैं, तो मंत्री ही हेड रहेंगे। आप सचिव हो सकते हो, लेकिन सहयोगी हो सकते हो, लेकिन वो काम आप उसके हेड नहीं बन सकते। राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों माने जाएंगे, पहले ही बताया था। लेकिन इसमें ये पेज एक फंस रहा था कि ये लोकसभा का लिखा गया है, राज्यसभा का लिखा गया है, या फिर विधानसभा का है, विधान परिषद का है, लेकिन वो बहुत ही बारीकी से चीजें थी, इसलिए दोनों इसका आंसर मान लिए गए हैं।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, ये मैंने पहले ही आपको बोला था कि प्रश्न हटने की संभावना है। देखिए यहां कमिश्नर सही है, लेकिन यहां अधिकारी है। अगर यहां अधिकारी है तो इंग्लिश में कमिश्नर नहीं ऑफिसर होना चाहिए, और अगर यहां कमिश्नर है तो यहां पर अधिकारी नहीं आयुक्त होना चाहिए। और आयोग ने पहले ही क्लियर किया था कि यदि ट्रांसलेशन संबंधी कोई समस्या आती है तो फिर आपका हिंदी माना जाएगा। तो अधिकारी है, यहाँ पर कमिश्नर है तो अधिकारी नहीं, वो तो आयुक्त होता है। हमारा तो एक सदस्य होता है जो बीपी सिंह है, तो इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया है मूल्यांकन में से। लोक सेवा आयोग के सदस्य, देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि 7 हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब से आयोग बना है तब से अधिकतम 5 सदस्य वहां पर रहते आए हैं, इसलिए आयोग ने 5 सदस्य जो है वो माना है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी हमने बात की थी, ये सीहोर के थे, तो इसलिए प्रथम दृष्टि यही होता था। लेकिन ये जुझार सिंह जो है वो रामगढ़ के नहीं थे, ये रायगढ़ के थे। और रायगढ़ कहां आता है भाइयों? छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये वाला उत्तर भी आपका जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद एक आता है कि मध्य प्रदेश के जो हैं निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा विधानसभा के सदस्य जो है वो नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता था कि नहीं को पढ़ के जाना, लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों के साथ साथ जो हैं वो ये भी रहे हैं, तो 3 रहे हैं और 1 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत होगा, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न को जो है मूल्यांकन में से हटा दिया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुछ लोग खजुराहो में फोन करके पूछ चुके थे, भोपाल का बता रहे थे। पहले ही मैंने आपको कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अधिकरण जो भी है, उसमें AI के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सिर्फ इंदौर ही है, क्योंकि यहां से सीधी फ्लाइट DXB यानी कि दुबई के लिए यहां से जो है वो सीधी फ्लाइट जाती है, दुबई के लिए यहां से जो है वो सीधी फ्लाइट जाती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंदौर ही माना जाएगा। भोपाल के लिए हज की फ्लाइट जाती थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। खजुराहो के लिए कभी कोई फ्लाइट विदेश से आई होगी लेकिन अभी नहीं है, और ग्वालियर तो है ही नहीं, तो ये भी उत्तर जो है वो गलत हो जाता था क्योंकि यहां पर 3 नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि कुछ लोगों के ऐसे ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि पहला डिलीट प्रश्न गिने या नहीं। अरे भाई, जब आयोग ने उसको डिलीट मतलब विलोपित कर दिया है, क्या कर दिया है, उसको मूल्यांकन से विलोपित कर दिया है, तो आपको क्यों गिनना है उसको? बिल्कुल नहीं गिना जाएंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 97 प्रश्न से बनेगी, 97 प्रश्न से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे जिनके 1 से ज्यादा आंसर है उनको हम गिने या नहीं गिने? बिल्कुल गिनो। जिनके 1 से ज्यादा उत्तर आयोग ने माने हैं उन्हें आप जरूर गिने। यदि आपका उत्तर उसमें हो तो आपको उसको जरूर गिनना है। तो 97 से गिनना है, और इस बार 20 गुना लिए जाएंगे, 15 गुना नहीं 20 गुना लिए जाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या बिल्कुल अभी और बढ़ने की संभावना है, बढ़ सकती है। रिजल्ट की संभावना जो मैं आपको बता रहा हूं, तो 25 तारीख को जो आपकी ओबीसी आरक्षण की सुनवाई है, पहले वो देख लेते हैं, तब तक हमको क्लियर होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। हो सकता है रिजल्ट आज भी आ जाए शाम को, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 25 की सुनवाई के बाद ही हम आयोग डिसाइड कर सकता है कि आयोग को रिजल्ट जो है वो कब तक जारी करना है। ठीक है, अब देखिए जो अनुमानित कट ऑफ है, ये है अनुमानित कट ऑफ जो है जनरल, ये मेल वाली बात हो रही है, फीमेल वाली बात हुई। जनरल मेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 71 से 73 के आसपास जाने की संभावना है, यानी 71, 72, 73, 71 से 73 के बीच जनरल का कट ऑफ जाने की संभावना बनती है। फीमेल कट ऑफ 70 टू 71 के आसपास रह सकता है जनरल का। ओबीसी कट ऑफ 69 से 71 रहेगा, फीमेल कट ऑफ 68, 69 रहने की संभावना बनती दिख रही है। शेड्यूल कास्ट एससी की बात करूं तो 67 से 69 मेल और 66 से 67 फीमेल जाएगा। एसटी कट ऑफ 60 टू 64 बॉयज रह सकता है, 59 से 61 गर्ल्स रह सकता है। ईडब्ल्यूएस बॉय 69, 70 रह सकता है, फीमेल 68, 69 रह सकता है। अब देखिए यहां पर संख्या 2 चीजें हैं, एक तो 20 गुना लिया जाएगा, पद बढ़ने की संभावना
हो सकती है, लेकिन अभी मैंने ये जो दिया ये इसी पद पर दिया है, बढ़ेगा तो और कम हो सकता है, लेकिन ये संभावित कट ऑफ है और इसमें आप ±1 कर लीजिएगा, ऐसी संभावना बनती दिखती है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, तो 70 ±1 इसमें हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अब जब ये कट ऑफ जब आंसर शीट फाइनल डाल दिए पीएससी ने, तो कुछ लोगों के बढ़ गए हैं, कुछ लोगों के कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अगर आप अपने आप को ये समझा रहे हैं कि सर सभी के कम हो गए हैं, तो आप उस नींद से जाग जाइए कि सभी के कम हो गए हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है, सभी के बढ़ गए हैं, तो उस नींद से भी जाग जाओ। 50-50 का रेशियो सामने आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 से 3 प्रश्न बढ़े और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 4 से 5 प्रश्न भी कम हो रहे हैं। ये बात करने के बाद ही बता रहा हूं, एक दिन लेट क्यों वीडियो लाया हूं, क्योंकि कम से कम बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की है कि उनकी इस आंसर शीट के बाद क्या है। 50-50 का रेशियो है, कुछ के बढ़ रहे हैं, कुछ के कम भी हो रहे हैं। ठीक है, कौन तैयारी करे, जो भी इसके आसपास हो ±1 में, वो तैयारी करना शुरू कर दे। एक और कड़वा सत्य बता रहा हूं कि तैयारी तो आपको करनी ही है, इस फील्ड में आए हो तो धैर्य के साथ आए हो, तैयारी तो आपको करनी है, तो मेंस की तैयारी में ही आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी प्री तो बहुत दूर है, फरवरी मार्च में होती है। मेंस के लिए आपके पास काफी समय है, मेंस पढ़िए आराम से, ताकि आपकी प्री की भी तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि कुछ प्रश्न आजकल ऐसे आने लग गए जो मेंस और प्री के लिए कॉमन हो सकते हैं, आपके लिए आपके ऑब्जेक्टिव मेंस पढ़ के बन सकते हैं। तो आप लोग प्लीज मेंस की तैयारी करते रहिए, मेंस की तैयारी करना जारी रखिए, क्योंकि अभी आपके पास वही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जो भी इसके आसपास आ रहा है बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, टेस्ट सीरीज करें। 24 जुलाई से गुरुकुलम पे भी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, और गुरुकुलम पे शाम को 6 बजे से डेली लाइव आंसर राइटिंग करवाता हूं मैं, फ्री डेली लाइव आंसर राइटिंग जो है गुरुकुलम पे होती है, स्पेशली 3 मार्कर के लिए, जो आपके सिलेक्शन की कुंजी होती है। ठीक है, तो उसको भी आप देखें, और ये अनुमानित कट ऑफ है, इसमें ±+ करके आप अपना अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो और जो भी अपडेट होगी 25 जुलाई की, वो गुरुकुलम इंदौर आपको देता रहेगा। धन्यवाद।